सभी स्टूडेंट्स जो है, एक बात आप ख्याल में रखिए कि आप जो ये मीटिंग ज्वाइन करते हैं गूगल मीट में, तो उसमें अगर आप अपने जीमेल के आईडी से ज्वाइन करते हैं, तो मुझे एक स्टूडेंट को एडमिट करना पड़ता है यहाँ पे। तो बेहतर रहेगा कि आप अपना आरकेयू का जो ईमेल आईडी है, उसी से ज्वाइन करिए। तो क्या है कि आप तुरंत ही मतलब ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे इसके अंदर क्लिक करने पे ही। या फिर आपको भी वेट करना पड़ेगा और मुझे भी एक करके 60 स्टूडेंट को एडमिट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आरकेओ का ईमेल आईडी है, आप उसको यूज करते हैं, पासवर्ड एक्सेस है, तो उसी को इस्तेमाल करिए, वो बेहतर रहेगा। अभी काफी सारे स्टूडेंट 40 से ज्यादा ज्वाइन हो गए हैं। आज फिर हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। रसशास्त्र और वैषयज्य कल्पना, ये विषय, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया था पिछली बार में। ओके, आरक्यू मेल आईडी में स्टूडेंट्स को ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो जीमेल से ज्वाइन करिए, है ना। एडमिट तो कर ही देंगे, लेकिन अगर है तो यूज करिए। अभी हम टॉपिक की बात करते हैं, रसशास्त्र के बारे में। तो पिछले बार हमने जो क्लास में देखा था कि रसशास्त्र है और वैशेज्य कल्पना है, दो सब्जेक्ट है। साइमल्टेनियसली दोनों ही हमें एक सब्जेक्ट के साथ, एक सब्जेक्ट के अंदर ही सीखना है दोनों विषयों को। तो पेपर वन जो है रसशास्त्र, पेपर टू वैशेज्य कल्पना। इसके अंदर अभी हम शुरू करते हैं हमारा पेपर वन, पेपर वन का पार्ट ए। तो इसके अंदर जैसे आप टॉपिक देखते जाएंगे, उसी क्रम में या जरूरत पड़ने पर क्रम चेंज करके भी हम यहाँ पे सीखना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो एक बात ख्याल में रखिए कि इसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करिए। साल भर में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जो इस सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो वो चीजें आपको सिखाई जाएगी। लेकिन जब एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो ख्याल में रखिए सिलेबस में दिया है या नहीं दिया है। और सिलेबस में दिया है, उसमें से भी कुछ छूट नहीं जाता, वो भी ख्याल में रखिए। तो सबसे पहले जो है, डेफिनेशन एंड इटिमोलॉजी ऑफ रस। पिछली बार बात की थी रस यानी कि पारद या फिर मर्क्यूरी, उसके बारे में है। तो मर्क्यूरी जो है, उसकी संज्ञा जो है हमने इस सब्जेक्ट में रस ऐसी संज्ञा दी हुई है, और उसी के नाम से सब्जेक्ट का नाम है रस शास्त्र। तो उस रस, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी इटिमोलॉजी यानी कि उत्पत्ति निरुक्ति जो बोलते हैं वो क्या है, वो आज देखेंगे। तो उसी में आगे बढ़ते हैं हम। कुछ श्लोक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप चाहे तो अपनी अपने पास अगर रसशास्त्र की कोई बुक है, उसके अंदर टिक करते जाइए, है ना। और वैसे ये लेक्चर खत्म होने के बाद में इसका वीडियो और पीडीएफ आपको देने वाला हूँ, तो उसमें से भी मिल जाएगा। लेकिन बेहतर है, जो जो कुछ भी श्लोक हम क्लासरूम में लेते हैं, वो सारे के सारे आपको बाय हार्ट करने हैं। बुक में तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो वहां से शुरुआत करते हैं। अभी जो रस है, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है।
तो 4-5 डेफिनेशन है, उसमें से जो भी आप अच्छे से याद रख सके वो रखिए, एटलीस्ट 2-3 याद रखिए। यहाँ पे बताया गया है, रसनात् सर्वधातु नाम रस इति अभिधीयते। रस एक ऐसी चीज वस्तु है जो सर्व धातु नाम सभी तरह की धातुओं को रसनात् खा जाती है। अभी यहाँ पे जो धातु है, हम रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये वाली अष्टांग हृदय की धातु नहीं लेंगे। अष्टांग हृदय में तो ये सप्त धातु आपको बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें रस शास्त्र में धातु शब्द से हमेशा याद रखना है जो आप स्कूल में पढ़ते थे, वो वाली धातु, यानी कि मेटल्स, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो होती है, या स्कूल में जो मेटल आती थी, जो धातु आती थी, वो वाली धातु है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मर्क्यूरी के बारे में, वो भी एक धातु है, एक लिक्विड मेटल है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो रस की एक, रस यानी कि पारद यानी कि मर्क्यूरी, उसकी एक ऐसी डेफिनेशन बताई गई है, रसनात् सर्व धातु नाम। रसनात् यानी कि उसका रसन करना, आस्वादन करना, टू एनगल्फ और टू ईट, वो सभी धातुओं को खा जाता है, ऐसा बताया गया है। वैसा वाला जो है वो रस है या पारद है। अभी ऐसा क्यों बताया गया है? जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे मर्क्यूरी को और उसके साथ दूसरी मेटल्स को लेके, तो हमने समझ लीजिए एक गोल्ड लिया है। गोल्ड का जो लीफ होता है ना, सोना का वरक, सोने का वरक या स्वर्ण पत्र, तो सोना जो है, गोल्ड जो है, उसको हम बहुत ही पतले पतले वरक बना सकते हैं, चांदी को भी बना सकते हैं। आपने देखे होंगे मिठाइयों के ऊपर लगे हुए रहते हैं, तो उतने पतले पतले वरक अगर हमने एक बर्तन में ले लिए, एक पात्र में ले लिए, और उसके अंदर थोड़ा मर्क्यूरी डाल दिया, तो मर्क्यूरी जो है वो देखते ही देखते वो सारा सोना खा जाता है, एक्चुअली वो अपने अंदर समा लेता है। उसको बोलते हैं, दो मेटल जो है उसको मिक्स हो जाते हैं, है ना, एक मेटल है मर्क्यूरी, दूसरा मेटल है गोल्ड, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एलोई। आप जो कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हैं उनको पता रहेगा एलोई मतलब क्या है। ALLOY, एलोई। तो जिसको हम गुजराती में या संस्कृत में बोलते हैं मिश्र धातु, तो जो है गोल्ड और मर्क्यूरी उसका मिश्र धातु बन जाता है। तो ऐसे तो अनेक एलोय, अनेक मिश्र धातु होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मर्क्यूरी के साथ जो कुछ भी मिश्र धातु बनता है, वहां पे वो दिखने में कैसा होता है, अभी उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। लेकिन नेकेड आई से, आंखों से देखने में वो कैसा होता है? आंखों से देखने में हमें साफ साफ ऐसा दिखता है कि मर्क्यूरी जो है उसके अंदर चला गया है पूरा का पूरा गोल्ड। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं, गोल्ड और मर्क्यूरी को, या फिर सिल्वर और मर्क्यूरी को, या फिर किसी भी मेटल और मर्क्यूरी को, तो हमें बाद में सिर्फ पारा या पारद ही दिखता है। जो कोई भी दूसरी धातु है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, चाहे वो लेड हो, चाहे वो टीन हो, कोई भी जो धातु है वो उसके अंदर समाहित हो जाती है और बाहर सिर्फ मर्क्यूरी ही दिखता है। तो ऐसे तो जब ये सब घन या सॉलिड फॉर्म में जो सब मेटल्स होती है, तब उसको एलॉय बोलते हैं। लेकिन मर्क्यूरी एक एक ही ऐसी धातु है, एक ही ऐसी मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिक्विड होती है। ये बात हमने लास्ट टाइम सीखी थी। तो जब मर्क्यूरी के साथ ये सब मिश्र धातु या एलॉय बनती है, तो उसको एलॉय ऐसा बोलने के बदले हम एमालगम ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए जो शब्द है वो है एमालगम, AMALGUM। तो एमालगम ऐसा बोलते हैं, और ये स्पेसिफिकली मर्क्यूरी के लिए यूज किया जाता है क्योंकि वो लिक्विड मेटल है, और देखने में ऐसा ही पता चलता है कि वो सर्व धातु नाम सभी धातुओं का रसन कर देती है या फिर उसको खा जाती है। तो ऐसी कोई मेटल हमें मिली है जो दूसरी धातुओं को तुरंत ही खा जाती है, तो वो है मर्क्यूरी। ऐसी एक ही है, और दूसरी कोई भी मेटल्स ऐसी नहीं है। अगर वो मिक्स होती है, समझ लीजिए कि मैं आयरन को और कॉपर को, लोहे को और तांबे को मिक्स कर देता हूँ, तो लोहा और तांबा मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जो मिक्स होने के बाद वो ना लोहे जैसा दिखेगा ना तांबे जैसा दिखेगा, वो कुछ और ही दिखेगा।
तो लोहे ने तांबे को खा लिया या तांबे ने लोहे को खा लिया, ऐसा नहीं बोल सकते, वो कुछ अलग ही मिल जाता है। लेकिन मर्क्यूरी के केस में क्या होता है, जो कोई भी धातु को हम उसके साथ मिक्स करते हैं, जो कोई भी मेटल को, तो एंड में हमें सिर्फ मर्क्यूरी देखने मिलता है। जो जो धातु उसके साथ मिक्स की है वो मर्क्यूरी के अंदर चली जाती है। इसी तरह से उसका मिश्र धातु बनता है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिए, रसनात् सर्वधातु नाम रस इति अभिधीयते। फिर दूसरी लाइन है उसी श्लोक की, जरा रुक मृत्यु नाशाय रस्यते वा रसो मतः। ये अगर चिकित्सा की दृष्टि से देखे, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखे, तो ये मर्क्यूरी या फिर ये पारद, ये एक ऐसी धातु है जो इन तीन चीजों का नाश करती है। जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा का नाश करती है। अगर बुढ़ापे में इसका सेवन किया जाए या फिर जब हम युवान होते हैं, यंग होते हैं, तभी से इसका नियमित सेवन किया जाए दवाई के तौर पे, तो बुढ़ापा नहीं आता। जो अकाल वृद्धावस्था होती है उसकी तो संभावना ही खत्म हो जाती है। जरा, जरा के बाद है रुक। रुक यानी कि सभी तरह की व्याधियां, सभी तरह के रोग। तो सभी तरह के रोग है उसको मर्क्यूरी से ठीक किया जा सकता है। सभी तरह के रोग से क्या समझना है हमें? आपने अष्टांग हृदय पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, चरक संहिता पढ़ना करेंगे सेकंड ईयर में, है ना, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे चरक संहिता। तो वहां पे आपको ना बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखने मिलता है, रोग निदान में सीखने मिलता है। लेकिन एक टॉपिक, आप एक पॉइंट उसके अंदर सीखते हैं, साध्य असाध्यत्व, है ना। ये रोग जो है ये साध्य है ये असाध्य है, ऐसा वहां पे बताया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो रस का डेफिनेशन है उसमें जो रुक शब्द है वो उसी से रिलेटेड है। यानी कि अगर वहां पे बताया गया है कि एक बीमारी है, वो सुख साध्य है, आसानी से ठीक हो जाए ऐसी बीमारी है, समझ लीजिए कि एक सर्दी खांसी हो गई है और कुछ दवाई खाने के बाद वो 2 दिन में ठीक हो जाती है, तो वो सुख साध्य है, बड़ी आसानी से ठीक हो जाए ऐसी व्याधि है। फिर कुछ ऐसी व्याधि होती है जो कि कृच्छ साध्य होती है, यानी कि बहुत सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है तब जाके वो ठीक हो जाती है। उससे भी खराब कंडीशन होती है, याप्य होती है, जिंदगी भर दवाई लेती रहनी पड़ती है, तभी जाके उस कंडीशन को हम कंट्रोल में कर पाते हैं। लेकिन दवाई जो है जिंदगी भर शुरू रहेगी। उससे भी एक खराब कंडीशन होती है असाध्य। ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, निश्चित मरण का रेतपान, रोगी का जो है मृत्यु निश्चित है, जिंदगी भर दवाई लेते रहने से भी ठीक नहीं कर पाएंगे। रोगी जो है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा, यानी कि मर जाएगा रोगी। तो ऐसी असाध्य कंडीशंस हर एक संहिता ने, ये हर एक शास्त्र ने अपनी अपनी दी हुई है। चरक संहिता बोलेगी कि इतनी इतनी व्याधि है वो असाध्य है, यानी कि चरक संहिता की जो ट्रीटमेंट है उससे ठीक नहीं हो सकती। साथ साथ में श्लोक में लिखा हुआ रहता है कि ये जो व्याधि है ये चरक के अधिकार में नहीं है, यानी कि ये जो व्याधि है ये मेडिसिन के अधिकार में नहीं है, इसमें सर्जरी करनी चाहिए। तो लिखा रहेगा कि शल्यविद के पास जाओ, शालक्यविद के पास जाओ, है ना, तो सर्जरी करो, ईएनटी की सर्जरी करो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओ, वगैरह वगैरह। मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाली रहेगी, वो असाध्य लिखी रहेगी। अभी हो सकता है कि सर्जरी करने के बाद भी असाध्य हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। तो मेडिसिन से या सर्जरी से या कहीं भी असाध्य ऐसा बताया गया है, वैसे सभी बीमारियां भी मर्क्यूरी से ठीक होती है। इसीलिए यहाँ पे इस रुक शब्द का सिग्निफिकेंस है। जरा यानी कि वृद्धावस्था नहीं आएगी, अगर आई है तो फिर से हम युवानी में बदल सकते हैं। दूसरा रुक यानी कि रोग, ऐसे सभी रोग जो साध्य है वो तो हम पेड़ पौधों की दवाइयों से ठीक कर लेंगे ना, लेकिन जो असाध्य है, जो चरक संहिता की, सुश्रुत संहिता की चिकित्सा से, आयुर्वेद की दूसरी सभी चिकित्साओं से, और एलोपैथी की भी कुछ जो इनक्योरेबल डिसीज, उन सभी के बारे में भी उनकी तरफ से असाध्य है, लेकिन यहाँ पे जो है वो
साध्य हो जाता है। रस चिकित्सा से, रस औषधियों की चिकित्सा से वो साध्य हो जाता है, ऐसा बताया है। फिर है मृत्यु नाशाय, है ना। तो मृत्यु का भी नाश करता है, यानी कि अमर बना देता है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। और वो कुछ हद तक सही है। जैसे कि मृत्यु नाश है, तो मृत्यु का भी कैसे नाश करता है, जरा का नाश करता है, जो रस है हमारा पारद है वो जरा का नाश करता है, रुक यानी कि रोगों का नाश करता है, और मृत्यु का भी कैसे नाश करता है वो भी देख लेते हैं। अभी मृत्यु, अगर अकाल मृत्यु नहीं है, है ना, वृद्धावस्था के बाद जो नॉर्मली मृत्यु आती है, किसी की उम्र 80 साल, 90 साल, 100 साल हो जाने के बाद मृत्यु आती है, उसका नाश करना है। तो कैसे कर पाएंगे? अभी जो समय के साथ ही, बुढ़ापे के साथ ही जो मृत्यु होती है, वो क्यों होती है? वृद्धावस्था होती है, शरीर की जो रस रक्त आदि सभी धातुएं है वो क्षीण होती जाती है, और उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। और यही जो नॉर्मल समय चक्र होता है वो होता है। इसके अंदर भी हम फेरबदल कर सकते हैं। अभी आप अष्टांग हृदय में कुछ चीजें सीखे हुए हैं, जैसे कि कोई भी समय का हम माप ले ले, उसकी शुरुआत में कफ होता मध्य काल में पित्त होता है, अंत में वायु होता है ना। आप दिन के समय ले लेंगे, आप रात के समय ले लेंगे, आप ऋतु के समय ले लेंगे, तो सभी जगह पे यही होगा। शुरुआत में कफ, बीच में पित्त, अंत में वात। तो पूरे जीवन काल में भी यही होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वहां पे कफ हमें समझना चाहिए। युवान अवस्था, आपकी और मेरी और मुझसे भी 10-20 साल बड़े, ऐसे वाले लोगों की पित्त की अवस्था, और बाद में हमारी शरीर के धातुओं के परिप्रेक्ष्य में वात की अवस्था समझनी चाहिए, यानी कि वहां पे डिटेरियोरेशन होता रहता है, धातुएं जो है वो क्षीण होती रहती है। तो बचपन में कितनी बढ़िया रस रक्त मांस में बढ़ रही थी, हमारी हाइट भी बढ़ रही है, इतनी सारी रस रक्त मांस में अस्थि सब बढ़ रहे हैं, युवानी में भी वो बड़ी अच्छी से मेंटेन होती है, वृद्धावस्था में वो क्षीण होती जाती है। वो ना हो जाए, जरा यानी कि वृद्धावस्था में वो सभी धातुएं क्षीण ना हो जाए, युवानी के जैसी ही बरकरार मेंटेन होती रहे। तो जो जरा का जो मैनेजमेंट है, अगर उसको हमने और लंबे समय तक करते रहे, तो ये पॉसिबल है कि मृत्यु का नाश, नाश नहीं तो एटलीस्ट बहुत लंबे समय तक डिले हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की नॉर्मल आयु जो है वो 70-80 साल है, हम बड़ी आसानी से उसको और 50 साल ऐड कर सकते हैं, 120-130 साल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए डेली, नित्य, हमेशा ही मर्क्यूरी का सेवन सही तरीके से करते रहना होगा। अकेला मर्क्यूरी का सेवन नहीं करते, अकेला पारद का, वहां पे मर्क्यूरी और उसके फॉर्मुलेशंस का सेवन करते हैं। आगे हम देखेंगे हर गौरी रस के बारे में, तब आपको सारी चीजें पता चलेगी। तो ये रस की पहली डेफिनेशन है ना, रसनाथ सर्वधातु नाम रस इति अभिधीयते, जो सभी मेटल्स को खा जाता है वो रस यानी कि पारद यानी कि मर्क्यूरी है। जरा रुक मृत्यु नाशाय रस्यते वा रसो मतः। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन सभी को जो नाश करता है, ऐसा वाला जो है वो मर्क्यूरी या रस या पारद है। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, अभ्रक एटसेट्रा आदि रस द्रव्य, अभ्रक आदि रस द्रव्य और स्वर्ण आदि धातु। तो यहाँ पे स्वर्ण आदि धातुओं के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन अभ्रक एटसेट्रा रस द्रव्य वो क्या क्या है ना, जो पिछली बार हमने ग्रुप्स देखे थे, महारस, उपरस, साधारण रस, तो उन सभी के बारे में फोटोग्राफ दिखाकर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभ्रक एटसेट्रा कौन कौन से रस द्रव्य है उसके बारे में। और प्रैक्टिकली ऐसे, ये प्रैक्टिकल की चीज है, हर एक रस द्रव्य का परिचय प्रैक्टिकली जब आप यहाँ पे आएंगे, तो उस समय पे हम सभी द्रव्यों को हाथ में लेकर देखेंगे। अभी रस की दूसरी डेफिनेशन के बारे में सीखते हैं हम। पहली लाइन उसमें सेम है, रसनाथ सर्वधातु नाम रस इति अभिधीयते। दूसरी लाइन अलग है, रसति भक्षयति सर्वान लोहान इति रस। तो जो पहली लाइन है उसी का कंटिन्यूएशन है, और कुछ नया नहीं है इस डेफिनेशन में। तो आप चाहे तो पहली वाली डेफिनेशन,
या फिर दूसरी वाली डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, रसनात् सर्वधातु नाम रस इति अभिधीयते, जो सभी मेटल्स को खा जाता है वो रस यानी कि मर्क्यूरी है। लेकिन यहाँ पे डिटेल में दिया है, रसति भक्षयति सर्वान लोहान इति रसः। अभी ये रसति और भक्षयति, इसमें क्या डिफरेंस है? रसति यानी कि खा जाना, भक्षयति यानी भी खा जाना। यहाँ पे एक डिफरेंस है। मर्क्यूरी, जब हम पारद प्रकरण पढ़ेंगे मर्क्यूरी चैप्टर, तो उस समय पे पारद संस्कार नाम से एक टॉपिक आएगा, मर्क्यूरी के ऊपर की जाने वाली प्रोसीजर्स यानी कि पारद संस्कार। तो उसमें 8 संस्कार जो है, 1 से लेके 8 संस्कार, वो आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ने के लिए, तो वो तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद के 9 से लेके 18 19 तक जो संस्कार है, वो आपके लिए डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है, वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज में डिटेल में होता है। लेकिन ये उसका रेफरेंस है, रसति भक्षयति, यानी कि वो सिर्फ उसको खा जाता है या उसका एमालगम या एलोय बना देता है, उतना नहीं, वो तो रसति इसके अंदर ही आ गया। आगे है भक्षयति। भक्षयति यानी कि क्या है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। समझ लीजिए हमारे पास 100 ग्राम मर्क्यूरी है, वजन कर लिया हमने उसका, 100 ग्राम मर्क्यूरी है। अभी उसके साथ मैं 10 ग्राम जो है गोल्ड मिक्स कर रहा हूँ, तो 100 ग्राम मर्क्यूरी और 10 ग्राम गोल्ड, दोनों का एमालगम बना दिया, 110 ग्राम हो जाएगा, है ना। यहां तक हुआ रसती। अभी आगे बात करते हैं भक्षयति के बारे में। आगे कुछ ऐसी प्रोसीजर्स होती है पारद संस्कार के अंदर कि वहां पे जो है मर्क्यूरी सचमुच में उसको खा जाए, यानी कि उसका पाचन कर दे। भक्षण, सिर्फ भक्षण नहीं, वो पूरा पचा जाए उसको। तो आगे कुछ ऐसी प्रोसीजर्स हो जाएंगी इसके अंदर, जो 110 ग्राम जो मिक्सचर हमें मिला है मर्क्यूरी और गोल्ड का, आगे जाके वो 110 ग्राम में से चेंज होके 100 ग्राम हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, है ना। हमने 100 ग्राम मर्क्यूरी के अंदर 10 ग्राम गोल्ड तो ऐड कर दिया, 110 ग्राम तो हो गया, लेकिन वो कंप्लीट प्रोसीजर नहीं होती। आगे हमें कंप्लीट प्रोसीजर करनी होती है, और वो कैसी होती है कि 110 ग्राम में से उसका वजन 100 ग्राम हो जाए, लेकिन हमें उसमें से कुछ निकालना नहीं है, कुछ कम नहीं करना है, 10 ग्राम मर्क्यूरी भी निकालना नहीं है, 10 ग्राम गोल्ड भी निकालना नहीं है। तो वो है उसका सचमुच में भक्षण, यानी कि वो पाचन हो जाता है। वो जैसे हम खाना खाते हैं, हमने 2 किलो खाना खा लिया तो हमारा वजन 2 किलो बढ़ जाता है ना। लेकिन बाद में कल भी हम 2 किलो खाना खाने वाले हैं, तो डेली हमारा वजन 2 2 किलो बढ़ता नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो कुछ भी हम फूड, हमारा जो कुछ भी आहार हम लेते हैं, वो हमें ऊर्जा दे देता है। वो हमें हमारे शरीर में, हमने आहार जो कि एक फिजिकल फॉर्मेट है, वो चेंज होके, फिजिकल फॉर्म में से वो चेंज होके वो ऊर्जा का स्वरूप ले लेता है, और उसी से हमारा जो है जीवन यापन कर्म होता रहता है, हम सभी काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे समझना है मर्क्यूरी के बारे में। 10 ग्राम गोल्ड या दूसरी कोई भी मेटल जो है हमने उसके अंदर ऐड कर दी, तो वो जो है उसका पाचन कर लेता है, यानी कि उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है। अभी सोच लीजिए या फिर गिन लीजिए कितनी ऊर्जा होगी। आपको एक सूत्र तो याद होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आइंस्टाइन ने जो सूत्र दिया है ना। एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू जो वजन होता है उसका स्क्वायर, सॉरी मास इंटू जो उसकी सी यानी कि प्रकाश की जो स्पीड होती है उसका स्क्वायर, एम यानी कि मास। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अनुसार गिन लीजिए, 10 ग्राम मैंने वहां पे मास ऐड किया है, लेकिन उस मास को मैं एनर्जी में कन्वर्जन कर दूंगा, मास टू एनर्जी कन्वर्जन, है ना। तो बहुत ही ऊर्जावान बन जाता है वो। मर्क्यूरी जो है उसके अंदर 10 ग्राम गोल्ड तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन बाद में उस 10 ग्राम को मास कम करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी प्रोसीजर होती है वहां पे। तो इसलिए बाद में उसका वजन जो है, हम अगर वेइंग मशीन में वजन करेंगे तो वो 100 ग्राम हो जाएगा, लेकिन वो मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान बन जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, और उसी एनर्जी का हम उपयोग करते हैं। उसी को हम मेडिसिन के तौर पे लेते हैं, उसी मर्क्यूरी को बहुत ही छोटे प्रमाण, 100 ग्राम कभी भी नहीं लेते, कुछ मिलीग्राम मात्रा में ही लेते हैं। तो वो एनर्जी जो है बाद में कन्वर्ट होती है डायरेक्टली एनर्जी के फॉर्म में
मर्क्यूरी में से हमारे शरीर में मिलती है, और इसी तरह से हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। वृद्धावस्था नहीं आती, फिर से युवानी आ जाती है, मृत्यु का विनाश हो जाता है। आगे के श्लोक में जो समझा वही यहाँ पे एक शब्द में समझाया गया है कि रसति भक्षयति, यानी कि वो उसको खा तो जाता है, लेकिन उसका जो मास है या उसका जो वजन है उसका कन्वर्ट कर लेता है वो एनर्जी में। तो द्रव्य का रूपांतर ऊर्जा में हो जाता है, और फिर उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं दवाई के तौर पे। तो ये है यहाँ पे साइंस, जहाँ पे एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होते रहते हैं। इसीलिए रसशास्त्र को नैनो मेडिसिन कहा जाता है। एलोपैथी में आपने सुना होगा कहीं पे नैनो मेडिसिन, तो यहाँ पे आयुर्वेद में वो रसशास्त्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन है, रस उपरास सॉरी रस उपरस राजत्वात् रस इति अभिधीयते। रस उपरस राजत्वात् रस इति अभिधीयते। तो यहाँ पे हमने जो ग्रुप पढ़ने वाले हैं ना, महारस, उपरस, साधारण रस, ऐसे बहुत सारे रस द्रव्यों के ग्रुप पढ़ने वाले। इन सभी में मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा वाला द्रव्य है, वो है ये मर्क्यूरी, यानी कि रस, यानी कि पारद। ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से पूरे शास्त्र का नाम रस शास्त्र रखा गया है। वरना हो सकता था ना सुवर्ण शास्त्र, है ना, या फिर रजत शास्त्र, ऐसा भी हो सकता था। दूसरे बहुत सारे द्रव्य है, जैसे एक नाम हमने देखा था अब्रक, अब्रक शास्त्र हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम है रस शास्त्र, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। सारी प्रोसीजर्स, सारी दवाइयाँ इसी के आगे पीछे चलती है, ये सेंटर में होता है। इसीलिए महारस, उपरस, साधारण रस, या इतने जितने के भी सारे ग्रुप है, इन सभी में सबसे प्रोमिनेंट द्रव्य कौन सा, वो ये रस। इसीलिए उसको रसराज ऐसी संज्ञा दी गई है। तो रस भी बोलते हैं, रसराज ऐसे भी बोलते हैं। रसराज नाम से एक दवाई भी अलग है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है रसराज, तो ये पारद का ही एक सिनोनिम है, तो उसी को बोलते हैं मर्क्यूरी या फिर रसराज या फिर पारद। फिर आगे एक और डेफिनेशन है, रसत्वात् द्रव रूपत्वात् रसः। जो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती है, ऐसी वाली मेटल द्रव रूप में रहती है या रस रूप में रहती है। रस आपको पता है ना, पानी को भी रस बोलते हैं। तो जो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है, या फिर क्लियरली बताया है द्रव रूप, लिक्विड स्टेट में जो हमेशा ही लिक्विड स्टेट में रहता है, हमेशा यानी कि गर्म करेंगे तो वो वायु हो जाएगा, है ना, ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे हमेशा वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो उसको बोलते हैं रस, यानी कि मर्क्यूरी, यानी कि पारद। ऐसी एक ही मेटल है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, ऐसी एक ही मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में होती है। गैलियम है, लेकिन वो भी 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं। अगर कहीं पे टेम्परेचर 20-25 है तो वो सॉलिड हो जाती है। आगे एक में से डेफिनेशन ली हुई है, मम देह रसो यस्मात् रसः तेन तेनाय उच्यते। तो यहाँ पे जो है ये वाक्य बोला गया है लॉर्ड शिव के द्वारा। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपको बता देता हूँ आज, ताकि आगे आप जितनी भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह के से सब मिलेगा आपको लिखा हुआ। अभी भगवान शिव जो है वो क्यों इसके बारे में ऐसा सब बोल रहे हैं कि ये मेरे शरीर का देह रस है वगैरह है। रस शास्त्र में बहुत सारी ऐसी विद्या है, बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो सभी के हाथ में नहीं आना चाहिए। आप लोग, इंक्लूडिंग आप और मैं, हम सभी जो कि आयुर्वेद पढ़ते हैं, जो कि बुद्धिशाली है, और उससे भी बेहतर एक अच्छी भावना वाले व्यक्ति है, जो कि इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जो कि बुद्धिमान होने चाहिए, बहुत ही बेसिक जरूरत है, उन्हीं के हाथ में ये सब ज्ञान और विद्या आनी चाहिए। दुर्बुद्धि लोग, गलत रास्ते में उपयोग करने वाले, उनके हाथ में ये विद्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा बोल के
जो सारी की सारी रसशास्त्र की बुक्स है उन सबको कोडेड मैनर में लिखा गया है, कोडिंग के साथ लिखा गया है। लिखा होता है कुछ और, बहुत सारी बुद्धि लड़ानी पड़ती है, उसके बाद उसका मतलब समझ में आता है। सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, पूरी की पूरी बुक इसी तरह से लिखी गई हुई रहती है। तो यहाँ पे एक तो ऐसा कि कोडेड मैनर में लिखा गया है, दूसरा ऐसा कि जो लिखा है वो सच ही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये भी दिखाने के लिए। और जो सचमुच में बुद्धिशाली है, जो सचमुच में उसके अधिकारी है, उन्हीं को मिलना चाहिए। इसलिए रसशास्त्र की बहुत सारी बुक जो है आपको शिव और पार्वती उनके संवाद के स्वरूप में मिलेगी। अभी यहाँ पे शिव जो है मर्क्यूरी ऐसे गिना जाएगा, और पार्वती जो है वो सल्फर या फिर गंधक ऐसे गिना जाएगा। ये आपको बेसिकली बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि अगर कहीं पे शिव का उल्लेख आता है या शिव के रस का, उसके देह रस का उल्लेख आता है, तो हमें समझ लेना है कि वो मर्क्यूरी या पार्थ के बारे में बात करते हैं। अगर कहीं पे पार्वती का या फिर पार्वती नहीं लेकिन देवी ऐसा शब्द आ जाएगा, आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि वो गंधक या फिर सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डिकोडिंग करके दिया, आप ताकि आपको पूरा सेकंड ईयर रस शास्त्र पढ़ने में आसानी हो जाए। इस तरह के और भी बहुत सारे कोडिंग रहेंगे। तो एक छोटा सा डी कोड करके दिया है कि जहां कहीं पे हमें शिव है तो वहां पे मर्क्यूरी समझना है, पार्वती है तो वहां पे सल्फर या फिर गंधक समझना है। तो अभी यहाँ पे बताया गया है, मम देह रसो यस्मात्, मेरे शरीर का जो रस है, मेरे शरीर का जो सार भाग है, मेरे यानी कि शिव के, शिव ऐसा बोलते हैं, मेरे देह, मेरा देह रस, मम देह रस, पूरा मेरे शरीर का ही सार भाग है, वो मर्क्यूरी है, वो रस है, यानी कि मेरे शरीर का ही देव रस, या फिर मेरे शरीर देह रस, या फिर मेरे शरीर का शुक्र, शुक्र यानी कि सबसे ज्यादा इसेंस, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा के बाद सर्व शरीरगत शुक्र बनता है। तो वो जो है पूरे शरीर का इसेंस जो है वो रस है या फिर मर्क्यूरी है। प्रैक्टिकली हमें इसका कहीं पे उपयोग नहीं आएगा इस डेफिनेशन का, लेकिन थियरी को समझने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इसको याद रखिए। और उसी तरह से जब हम उपरस पढ़ेंगे, गंधक प्रकरण पढ़ेंगे, तब उसके बारे में भी आ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ एटिमोलॉजीज, निरुक्ति। अगर हम रसशास्त्र में नहीं पढ़ते होते तो रस के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। रसशास्त्र में रस क्या है ये हमने डिफाइन कर लिया है ना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है रस। तो यहाँ पे द टर्म रस इज मीन्ड एज एंजॉयमेंट और इंटरेस्ट इन स्पोकन संस्कृत। और सिर्फ संस्कृत में क्यों, हिंदी गुजराती में भी यही है। कोई बोलता है ना, मुझे तो क्रिकेट खेलने में रस है, कोई बोलता है नहीं मुझे तो घुड़सवारी करने में रस है, किसी को गीत गाने में रस होता है। रस यानी कि इंटरेस्ट, वो करने से आनंद मिलता है, तो उसमें उसका रस उसमें है, यानी कि एक व्यक्ति जो है उसका एक एक काम करने में रस है, वो इंटरेस्ट, तो उसको भी रस बोलते हैं, है ना। संस्कृत में भी सेम है। इट इज ऑल्सो मीन्ड एज द टेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि जो काम करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है वो उसका रस कहलाता है। दूसरा एक देखते हैं, रस इज टेस्ट, यानी कि स्वाद है वो, एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट बर्ड्स इन द टंग। जो हम हमारी जीभ के ऊपर स्वाद लेते हैं उसको भी रस बोलते हैं। और ये तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, षड रस है ना, स्वादु आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 6 तरह के स्वाद, 6 तरह के रस आप पढ़ चुके। तो इसके बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं षड रस के बारे में। फिर एक और है जो कि हम सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हैं, इसी रस शास्त्र वैशज्य कल्पना सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, वो है रस इज स्वरस। कोई भी पेड़ पौधे ले लिए हमने, उसके पत्ते का, फूलों का, अगर हमने निचोड़ के रस निकाल लिया तो उसको भी रस निकाला है या फिर स्वरस निकाला है ऐसा बोलते हैं। या फिर वो पेड़ पौधों का रस होता है, निर्यास होता है, कुछ भी होता है। तो
ऑफ हर्बल ड्रग्स, जो कोई भी पेड़ पौधे है उसका, समझ लीजिए मैंने नीम का पेड़ है, नीम के पत्ते ले लिए और उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लिया, तुलसी का पत्ते ले लिए, तुलसी का रस निकाल लिया। तो भेषज कल्पना में उसका टर्म है स्वरस, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में या फिर पीपल्स लैंग्वेज में उसको रस बोलते हैं, है ना। मैं तुलसी का रस पीता हूँ या फिर मैं नीम का रस पीता हूँ। बहुत ही आपका फेवरेट होता है फलों का रस, आम का रस पीता हूँ, है ना। तो वो भी बहुत सारे रस है, तो ये भी उसका एक मीनिंग हो सकता है। एक और मीनिंग आयुर्वेद में आप पढ़ चुके हैं अष्टांग हृदय में, सप्त धातु, उसके अंदर भी रस आता है, रस रक्त मांस मेद, है ना। तो जो सप्त धातु है उसमें जो पहली धातु है आहार में से डायरेक्टली जो बनती है, आहार और आहार रस में से जो बनती है वो है रस धातु। तो रस जो है वो धातु के मीनिंग में भी हम ले सकते हैं। फिर अगर आपको शायद पता हो, जो रस ये शब्द है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी बताया जाता है। जैसे कि कुछ काव्य होते हैं, कुछ नाटक होते हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि ये हास्य रस है, ये रौद्र रस है, ये श्रृंगार रस है, और भी बहुत सारे होते हैं। हास्य रस यानी कि ये कॉमेडी है, रौद्र रस यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डरावना वाला जो होता है वो है, हॉरर है। या फिर श्रृंगार रस यानी कि जो देखने के बाद आनंद होता है, ऐसा वाला कोई नाटक है, ऐसा वाला कोई काव्य है, तो उसको भी रस बोलते हैं, वहां पे भी ये आता है। फिर वेद में से वैदिक लिटरेचर यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वहां से भी एक लिया गया है, रस इज मींट टू बी ब्रह्म द क्रिएटर। तो ब्रह्म जो है वैदिक लिटरेचर में, वेदों में ब्रह्मा, उनको भी रस नाम से संज्ञा दी गई है। एक और है पानी, पानी को भी रस बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको संस्कृत के, आयुर्वेद के अलावा भी दूसरे संस्कृत के जो बुक्स होते हैं पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा वहां पे जो जल, वाटर, पानी जो है उसको भी रस ऐसा बोला जाता है। अमृत, सिर्फ पानी नहीं, अमृत है, उसको भी रस ऐसा बोला जाता है। और हमारा जो मर्क्यूरी है उसको भी हम अमृत के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये भी उसका नेक्टार, इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टार, गुजराती या संस्कृत हिंदी में बोलते हैं अमृत, तो उसको भी रस बोलते हैं। तो ऐसी अलग अलग सारी इटिमोलॉजी है उसकी। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रस शब्द जो है वो पारद के लिए यूज करना है, और क्यों क्यों क्या क्या वो सब हमने डेफिनेशन में देख लिया, है ना। ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है, Hg उसकी संज्ञा है ना। हाइड्रोजीरम, मर्क्यूरी, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो Hg ऐसी संज्ञा से वो मिलेगा। तो मर्क्यूरी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक मेटल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारा जो है यहाँ पे रस, वो हमारी डेफिनेशंस में हमने जो देखा, एटिमोलॉजी में भी वही याद रखना है। बाकी सारी रस शब्द की निरुक्ति है अलग अलग, लेकिन हम कौन सी याद रखेंगे, पारद, और उसी को हम यहाँ पे पूरे सेकंड ईयर में रस शास्त्र में इस्तेमाल करेंगे। ये आपने तंत्र युक्ति में भी सीखा होगा ना, फर्स्ट ईयर में एक तंत्र युक्ति आती थी अधिकरण नाम से, जिस जगह पे जो अर्थ निकालना है वो ही निकालना है ना। अगर मुझे रसशास्त्र के अंदर सीखना है तो मुझे रस यानी कि पारद ही समझना चाहिए। तो ये हो गया आज का हमारा डेफिनेशन और एटिमोलॉजी। फिर से एक बार सिलेबस की ओर देखते हैं। आज हमने पहला टॉपिक देखा है डेफिनेशन एंड एटिमोलॉजी ऑफ रस, यानी कि मर्क्यूरी, रस, उसकी डेफिनेशंस बहुत सारी देखी, और उसकी निरुक्ति या फिर एटिमोलॉजी हमने देखी। आगे जो है हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र, ये टॉपिक हमें देखना है। वैसे आज नहीं देखेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको, हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र के बारे में। तो अब लेफ्ट साइड में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वहां पे देखिए। तो हिस्ट्री तो है बहुत सारी, लेकिन उसके अंदर एक टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, रस ग्रंथ। तो ये जो आपके यहाँ पे दिख रहा है रस ग्रंथ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। अगर आपको आगे क्लिनिक में काम करना है तो भी, अगर आपको रसशास्त्र में पीजी करना है तो भी हमेशा ही।
तो यहाँ पे मैं बहुत सारी बुक्स के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। हर एक बुक उसका टाइटल कवर और उसके बारे में इन शॉर्ट, है ना। तो ये सारी जो बुक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना कि शिव पार्वती के फोटोज है यहाँ पे, तो वो इसी तरह से वहाँ पे कोडेड मैनर में लिखा हुआ रहता है। तो इसमें से कुछ कुछ बुक्स जो है वो आपको सेकंड ईयर में ही उपयोग में आ जाएगी, ऐसी बुक्स, और कुछ कुछ जो है सेकंड ईयर में सिर्फ रेफरेंस के लिए काम में आएगी। तो ये सब चीजें भी हम आगे देखने वाले हैं, तो ख्याल से देखिए। और दूसरी चीज है, अ, ये जो सारे पीपीटी है वो सब मैं आपको पीडीएफ करके भेज दूंगा। और हमारा ये जो लेक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सारा वीडियो जो है उसका भी मैं आपको आज एक लिंक भेज दूंगा। तो वहाँ पे पूरा टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखेगा। आपको अगर रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, अगर इंटरेस्टेड है या कुछ सीखना चाहते हैं फिर से, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। तो लेक्चर खत्म होने के बाद वो मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिए, है ना, दूसरी बार भी देखिए। तो आपको रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे तो बहुत ही उपयोग में आएगा। और आज के लेक्चर की बात करते हैं अटेंडेंस के लिए। तो आप सभी अटेंडेंस जो है चैट में भेज दीजिए, अपना नाम और रोल नंबर ये दोनों ही लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगा सकूं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस लिख दी है वो लीव कर सकते हैं।